गुड इवनिंग फ्रेंड्स, लेट्स टैक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, 26 दिसंबर 2022 के दिन एक नोटिफिकेशन इशू किया गया था, वाइड नोटिफिकेशन नंबर 26/2022, जिसमें जीएसटी में कुछ चेंजेस बताए गए हैं जो 27 दिसंबर 2022 से लागू हुए हैं। क्या क्या है वो चेंजेस, एक एक करके जानेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहला चेंज रूल 8 में है, जो रजिस्ट्रेशन की बातें करता है। फ्रेंड्स, जब भी आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हो तो उसमें आपको मैन्युअली एक मोबाइल नंबर एंड एक ईमेल आईडी देनी पड़ती है, पर आपसे जीएसटी की रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते वक्त आपके पैन से लिंक्ड किया हुआ मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी इनकम टैक्स पोर्टल से ऑटो फेच कर लिया जाएगा। इसका मतलब इनकम टैक्स पोर्टल एंड जीएसटी के पोर्टल का कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेम रखा जाएगा। दूसरा चेंज है रूल 8 के सब रूल 4A में, जो कहता है कि जब आप जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो REG 01 में, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक है आधार ऑथेंटिकेशन को यस करने का एंड दूसरा है उसको नो करने का। अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन को यस करते हैं तो उस केस में आपका डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर के हिसाब से बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन करवाना होगा। अब आपको लग रहा होगा कि बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन कहां करवाना है, तो इसका जवाब है फैसिलेशन सेंटर में, जो कि कमिश्नर द्वारा नोटिफाइड किया होगा, जहां पर आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के साथ साथ आपकी फोटोग्राफ भी ली जाएगी और साथ ही जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने रजिस्ट्रेशन लेते वक्त यानी कि REG 01 फाइल करते वक्त दिए हैं, उन सबको ओरिजिनल भी प्रोड्यूस करना होगा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के साथ। और अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन को नो कर देते हैं तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा आपके प्रेमाइसेस का फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद। हालांकि ये नियम अभी ट्रायल बेसिस पर सिर्फ गुजरात में लागू किए गए हैं। अगर वहां पे रिजल्ट अच्छे होते हैं तो अक्रॉस इंडिया इसको लागू किया जाएगा। तीसरा चेंज है रूल 37 में, जो कि बताता है कि अगर आपने सप्लायर को 180 दिन में इनवॉइस का पेमेंट पूरा नहीं किया है तो आपको अपनी उस इनवॉइस की आईटीसी रिवर्स करनी होगी, प्रोपोर्शनेट बेसिस पर जितना पैसा बाकी है उस हिसाब से। चौथा चेंज है रूल 37A की, जिसकी डिटेल्स वीडियो हमने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर बना रखी है, फिर भी एक कंसेप्ट इसका आपको बता देते हैं। रूल 37A लिंक्ड है सेक्शन 41 से, जो कहता है कि आपका सप्लायर अगर आपके इनवॉइस का टैक्स अमाउंट अपने GSTR 3B में पे नहीं करता है तो आपको उस इनवॉइस की आईटीसी रिवर्स करनी होगी इंटरेस्ट के साथ। तो मान लीजिए आपके सप्लायर ने 2 जनवरी 2023 के दिन आपको 1 लाख रुपए की सप्लाई दी और वो सप्लाई 18% जीएसटी को अट्रैक्ट करती है, तो टोटल इनवॉइस 1,18,000 का हो जाएगा। अब हुआ क्या कि आपके सप्लायर ने GSTR 1 फाइल कर दी 6 फरवरी 2023 को, जिससे वो इनवॉइस आपके GSTR 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है और आप उसका आईटीसी अवेल कर लेते हो। अब किसी कारण से आपके सप्लायर ने GSTR 3B रिटर्न नहीं फाइल किया, जिसके चलते गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिला, तो रूल 37A के हिसाब से आपके सप्लायर को उस इनवॉइस को 30 सितंबर 2023 तक GSTR 3B में दिखा देना है। दिखा देने का मतलब है उस इनवॉइस का टैक्स अदा कर देना है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो फिर आपको उस आईटीसी को रूल 37A में रिवर्स करना है 30 नवंबर 2023 से पहले GSTR 3B फाइल करते वक्त। अगर आप रिवर्स नहीं करते हैं 30 नवंबर 2023 तक, तो आपको उस आईटीसी के साथ साथ इंटरेस्ट भी अदा करना होगा सेक्शन 50 के हिसाब से। और अगर बाद में आपका सप्लायर GST 3B फाइल कर देता है तो फिर आपको उस आईटीसी का दोबारा आप रिक्लेम कर सकते हैं। पांचवा चेंज है इनवॉइस को लेकर, जो कि रूल 46 में बताए गए हैं। क्या है ये चेंज कि जब भी कोई टैक्सेबल सप्लाईज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा या उनके थ्रू से की जाएगी या फिर OIDA द्वारा
या फिर रिट्रीवल सर्विसेज द्वारा किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस टैक्स इनवॉइस में नाम एंड एड्रेस के साथ उस कस्टमर का स्टेट एंड पिन कोड देना मैंडेटरी है, इरेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू। यानी कि इनवॉइस की वैल्यू भले 100 रुपए की भी हो या 200 रुपए की भी हो, तो भी आपको नाम और एड्रेस के साथ साथ कस्टमर का स्टेट और पिन कोड देना मैंडेटरी है। उसी तरह से रूल 46A में अगर इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई है तो भी नाम एड्रेस के साथ पिन कोड का स्टेट का नाम देना मैंडेटरी है। यहां तक तो रजिस्ट्रेशन, आईटीसी एंड इनवॉइसेस के चेंजेस हमने देख लिया है। अब आगे जो चेंज किया गया है वो रिटर्न्स को लेकर है। रूल 59 सब रूल 6 क्लॉज डी इंसर्ट किया गया है, जिसमें बताया गया है कि अगर आपको कोई इंटीमेशन इशू होता है रूल 88C के सब रूल 1 में, तो फिर आपको सब्सिक्वेंट पीरियड के GSTR1 या फिर IFF फाइल नहीं करने दिए जाएंगे जब तक आपने रूल 88C सब रूल 1 में बताए गए अमाउंट का पेमेंट कर दिया है या फिर आपने प्रॉपर रिप्लाई फर्निश्ड किया है। रूल 88C की अगर बात करें तो ये कहता है कि मान लीजिए अगर आपने GSTR1 या फिर IFF में 1 लाख रुपए की सप्लाई दिखाई है एंड GSTR3B में 80,000 की सप्लाई दिखाई है, तो ये 20,000 का जो डिफरेंस है उसके लिए आपको पार्ट ए ऑफ फॉर्म DRC 01B में एक इंटीमेशन इशू किया जाएगा, जो कि आपके पोर्टल में भी रिफ्लेक्ट करेगा और आपको ईमेल में भी आएगा, जिसमें डिफरेंस अमाउंट मेंशन होगा। आपको 7 दिनों के अंदर या तो इस डिफरेंस अमाउंट का पेमेंट अलोंग विद इंटरेस्ट, जो कि सेक्शन 50 में बताया गया है, उसको पे करना है फॉर्म GST DRC 03 के जरिए, एंड उसकी डिटेल्स आपको पार्ट बी और फॉर्म GST DRC 01B में इलेक्ट्रॉनिकली पोर्टल में अपलोड करना है। या फिर किसी वजह से अगर आपके मिसमैच आ रहा है, जैसे कि आपने कोई इनवॉइस GSTR1 या फिर IFF में शो करना भूल गए मगर उसका टैक्स आपने उसी मंथ की GSTR3B में फाइल करते वक्त पे कर दिया है, तो फिर आपको 7 दिनों के अंदर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन पार्ट बी और फॉर्म GST DRC 01B में फर्निश करना होगा पोर्टल पर। पार्ट ए ऑफ फॉर्म GST DRC 01B कुछ इस तरह का दिखेगा, जिसमें रेफरेंस नंबर, डेट, GSTN नंबर, लीगल नेम और साथ ही जो डिफरेंस ऑफ लायबिलिटी होगी वो भी इसमें मौजूद रहेगी। एंड वहीं पार्ट बी और फॉर्म GST DRC 01B कुछ इस तरह का रहेगा। आपको रेफरेंस नंबर, डेट एंड पेमेंट डिटेल्स है DRC 03 की, एंड अगर पेमेंट नहीं किए या फिर कम कर रहे हैं तो रीजन का कॉलम भी आपको देखने को मिलेगा। GSTR1 में काफी चीजें बदल गई है। इसमें नए टेबल इंसर्ट किए गए हैं और कुछ टेबल्स में नए सब टेबल्स ऐड किए गए हैं, जैसे जो हमारा टेबल नंबर 7 है GSTR1 का, जिसमें आप B2CS डालते थे, यानी कि जो आप अनरजिस्टर्ड सेल्स की डिटेल्स डालते थे, उसमें एक नया आइटम ऐड किया गया है 7A के अंदर इंट्रा स्टेट सप्लाईज का, जिसमें कंसोलिडेटेड रेट वाइज आउटवर्ड सप्लाई डालनी है, जैसे कि 5% की है या फिर 12%, 18%, 28%, इंक्लूडिंग सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर अट्रैक्टिंग TCS। यहां पर आप जो फिगर डालेंगे वो फिगर आपके द्वारा ई कॉमर्स ऑपरेटर के प्लेटफॉर्म को यूज करके किए गए सप्लाई के साथ करना होगा। साथ ही 7B जो कि इंटर स्टेट सप्लाईज where invoice value is up to rupees 2.5 lakhs, rate wise consolidated rate wise outward supplies including supplies made through e-commerce operator attracting TCS। यानी कि अगर इंटर स्टेट सप्लाई है 2.5 लाख रुपए तक की, तो आपको कंसोलिडेटेड आउटवर्ड सप्लाई रेट वाइज देनी है, जैसे कि 5%, 12%, 18% या फिर 28%, और साथ ही ई कॉमर्स ऑपरेटर का डेटा भी आपको फिट करना है। यानी कि इंट्रास्टेट सप्लाई एंड इंटर स्टेट सप्लाई का ब्रेकअप अब से अलग अलग मांगा जा रहा है। अब एक नया टेबल भी इंसर्ट किया गया है, टेबल 14, जिसमें डिटेल्स ऑफ द सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स on which e-commerce operators are liable to collect tax under section 52 of the act
all liable to pay tax under section 9 subsection 5 supplier to report। यानी कि इस टेबल में जो सप्लाई टीसीएस के दायरे में आती है वो आपको डालना है 14 स्मॉल ए में, जिसमें आपको नेट वैल्यू ऑफ सप्लाईज देनी है, यानी कि सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और जो टैक्स अमाउंट एप्लीकेबल है वो डाल देना है। वहीं 14 स्मॉल बी में आपको जो डीम्ड सप्लायर वाला फिगर है, यानी कि जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में बताया गया है, जैसे कि जोमेटो, स्विगी, ओला, मेक माई ट्रिप, इस तरह के लोगों के लिए जो अगर आप इनके थ्रू से सप्लाई करते हैं तो इसमें आपको 14 स्मॉल बी में आपको फिल करना है। अगर इसमें कुछ अमेंडमेंट होता है तो आपको 14 कैपिटल ए के टेबल्स में फिल करना है। ये तो सारे टेबल सप्लायर के लिए है। वहीं टेबल 15 भी इंसर्ट किया गया है जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए है, जिसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल है टैक्स पे करने के लिए सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में, यानी कि जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, मेक माई ट्रिप एटसेट्रा। आपको याद होगा उसका भी सेपरेट डेटा मांग लिया है टेबल 15 में। टाइप ऑफ सप्लायर आपके जैसे कि रजिस्टर्ड है या फिर अनरजिस्टर्ड, एंड टाइप ऑफ रेसिपेंट भी देना है। साथ ही अगर कोई अमेंडमेंट है इस टेबल का रजिस्टर्ड रेसिपेंट का तो टेबल 15A 1 में देना है। वहीं अनरजिस्टर्ड रेसिपेंट का अमेंडमेंट आपको 15A के 2 में देना है। इसके अलावा रिफंड में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि रूल 89 जो कि रिफंड की बातें करता है, उसमें भी सब रूल 2A में दो नए क्लॉज इंसर्ट किए गए हैं, KA एंड KB, जिसमें बताया गया है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर रिफंड क्लेम करना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।